जी, अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू ऑल? आवाज़ आ रही है मेरी? वालेकुम सलाम जी, बिल्कुल क्लियर है आपकी जी आवाज़। जी वालेकुम सलाम। आपकी आवाज़ क्लियर है। जी, तो मेरे ख्याल में थोड़ा वेट कर लेते हैं 5 मिनट मज़ीद। तो जो पार्टिसिपेंट अगर आ जाते हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ हम स्टार्ट करेंगे। असल में कल ही रात को इन्फॉर्म करना था, बट एक तो मेरी थोड़ी तबीयत डाउन हो गई थी, और दूसरा कुछ नेट के इश्यूज भी थे, इस वजह से सोचा ये था कि रात को मेंशन कर देंगे और जो है इंशाल्लाह एक टाइम डिसाइड करके, बट चीज़ें जो है उस तरह से नहीं हो पाई। खैर, तो जितना हो सका हम इंशाल्लाह इसको करेंगे, और जितने पार्टिसिपेंट अगर आएंगे हम उनको इंशाल्लाह साथ साथ ऐड कर लेंगे। आप लोगों के कांटेक्ट में अगर जो लोग इस ग्रुप में से हैं तो आप उनको काइंडली बेशक इन्फॉर्म कर दें। क्या पता कोई मसरूफ़ हो या किस चीज़ में एंगेज हो। अदरवाइज़ हम इसको इंशाल्लाह 11 11:20 तक स्टार्ट कर देंगे इंशाल्लाह।
अच्छा, एक चीज़ मुझे पूछनी है, आप लोगों के माइंड में अगर कोई सजेशन है या कोई रिमार्क्स हैं, मतलब इस ट्रेनिंग को, इस वर्कशॉप को लेके, कि मज़ीद इसको हम किस तरह से हमें लेकर जाना चाहिए था, या कौन कौन सी चीज़ें मिस हैं, या कौन सी चीज़ें और मज़ीद बेहतर हो सकती थी, या किस तरह से टाइमिंग के हवाले से, या और किसी और प्लेटफॉर्म के हवाले से, इस तरह की जो भी चीज़ें हैं वो आप हमें अपने सजेशंस दे सकते हैं। हम इंशाल्लाह इन चीज़ों को मज़ीद बेहतर कर सकेंगे नेक्स्ट टाइम। जी, आवाज़ आ रही है? अब्दुल करीम साहब, आवाज़ आ रही है? जी जी सर, आवाज आ रही है बिल्कुल। अच्छा है। मैं तो थोड़ा सा ये है कि अगर हमें एसपीएसएस पे डेटा एंट्री सिखाएं या थोड़ी सी वन सैम्पल टी टेस्ट, इंडिपेंडेंट सैम्पल टी टेस्ट वगैरह, या अनोवा रन करना सिखा दें तो इसमें हमें इजी हो जाएगी इन फ्यूचर जब हम अपनी डेटा एनालिसिस करेंगे तो। क्योंकि डेटा एंटर अगर प्रॉपर होगा तो एनालिसिस प्रॉपर होगा। तो हम्म। डेटा एंट्री एसपीएसएस पे करना ये जो है वो बहुत जरूरी है, और ये जो है वो हमें सीखनी चाहिए। क्योंकि हम्म। प्रॉपर डेटा एंट्री ही हमें हमारी रिसर्च को सही डायरेक्शन में लेके जा सकती है। हम्म। ये- जी मैडम सादिया, आप कुछ रिमार्क्स देंगी? बिल्कुल, मैं अब्दुल करीम की बात से मुत्तफिक हूँ। और आई थिंक अभी तक तो बेसिकली स्टार्ट चल रहा है, तो वो भी बहुत परफेक्ट जा रहा है। और इसके बाद भी, क्योंकि हमें जब चीज़ें पता होंगी फिर ही उसको हम जो है एनालाइज कर सकेंगे। अभी जस्ट क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स हैं वो बिल्कुल बिगिनर्स हैं, तो उनको पहले वो चीज़ें समझाई जाएं, फिर उसके बाद उनको जो है ना डाटा एंटर करना अगर सिखाया जाए। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। हम लोगों की भी जो है सोच कुछ इस तरह से ही है कि चीज़ों को बेसिक से लेकर जाया जाए, और ज़्यादातर जो हमारा फोकस है वो स्टूडेंट्स हैं और वो लोग हैं जिनको परेशानी होती है। और क्योंकि हमने ये चीज़ें देखी हैं कि कोई गाइड करने वाला प्रॉपर जो है ना, वो चीज़ें मिलती नहीं है, ना दिखाई देती हैं, तो लोग बड़े डिस्टर्ब होते हैं। तो हमारा जो मेन पर्पस ही यही था कि चीज़ों को बेसिक से लेकर एडवांस की तरफ जाया जाए, और जो जो चीज़ें जहाँ पे डिफ़िकल्टीज होती हैं उन पे जो है फैसिलिटेशन हम दें। तो इंशाल्लाह हमारी भी यही कोशिश है, एडवांस टेस्ट भी हम करवाएंगे, और डेटा एंट्री का जो मेन पार्ट्स थे वो हम डिस्कस कर लिए हैं, और एक सिंपल डेटा जो है उस पे मैं आपको बताऊंगा कि किस इस तरह से चीज़ें पहले तो हमने डिस्कस की हैं, क्योंकि चीज़ें अगर पता होंगी तभी उनको हम एग्जीक्यूट करेंगे, तो हमें वो चीज़ें फिर दोबारा से नहीं बतानी पड़ेंगी। तो पर्पस यही था कि चीज़ें पहले डिस्कस हो जाएं थोड़ी बहुत, उसके बाद फिर हम प्रैक्टिकल करेंगे, तो फिर हमें बार बार वो कन्फ्यूजन ना हो। होता है ना कि बार बार फिर पूछी जाएंगी कि सर ये चीज़ क्या थी, फिर ये क्या थी। तो सब चीज़ों को का पहले इंट्रो देना का पर्पज़ ही यही था कि जब हम उनको एग्जीक्यूट करें, उसमें हम जब वर्किंग करें, तो वो वहाँ पे हमें एटलीस्ट वो चीज़ें हमें फिर फेस ना करनी पड़े। तो मेरे ख्याल में हम इसको स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह। तो लास्ट टाइम हम कहाँ पर थे? रात को हमने कहाँ पर छोड़ा था अब्दुल करीम? सर, आपकी आवाज़ जो है ना सही नहीं आ रही। स्लाइड थी बार चार्ट वाली। अच्छा, यही स्लाइड। बार चार्ट, पाई चार्ट। ठीक है, तो हम चार्ट पर रात डिस्कस कर रहे थे हम। तो हम ये 5 चार्ट इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। सर यही स्लाइड थी कल मेरे ख्याल में, जब जी। एडमिन एडमिन जो है ये कौन है, ये थोड़ा बता दें, कहाँ पे थे रात हम? यार, आपकी जो स्लाइड नंबर 24 है, यहाँ तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। अच्छा अच्छा, चलें ठीक है, इंशाल्लाह हम आगे अब इसको कैरी करते हैं। तो हम बार चार्ट पे थे। चार्ट का थोड़ा हमने ओवरव्यू लिया था, यहाँ तक कि ये दो जो चार्ट्स हैं हमारे, ये क्वांटिटेटिव जो क्वालिटेटिव डेटा हमारे पास अगर होता है, तो हम ये दो चार्ट्स उस पे हम
जो है बना सकते हैं। इसी तरह हमारे पास क्वांटिटेटिव डेटा जब होता है तो हम ये तीन तरह के टाइप्स के जो चार्ट्स हैं वो हम बना सकते हैं। ठीक है। तो बार चार्ट क्या होता है, बेसिकली हम जब कैटेगरिकल डेटा की डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्प्ले करने के लिए, कैटेगरीज को आपस में कंपेयर करने के लिए हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं। और इसी तरह पाई चार्ट भी कैटेगरिकल डेटा पे यूज़ होता है, बट वहाँ पर जब प्रोपोर्शंस की बात आती है, वहाँ पे जब हम आउट ऑफ टोटल में कोई चीज़ बताना चाह रहे होते हैं तो इस कंडीशन में हम फिर पाई चार्ट की तरफ चले जाते हैं। इसी तरह जब हमारे पास क्वांटिटेटिव डेटा होता है, जैसे हमने यहाँ पे लिखा है न्यूमेरिकल डेटा, तो हिस्टोग्राम हम जब पूरी डिस्ट्रीब्यूशन को जब देखना चाह रहे होते हैं, पूरे डेटा को कि पूरी डिस्ट्रीब्यूशन हमें क्या फिगर देती है, तो हम हिस्टोग्राम वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह जब न्यूमेरिकल डेटा हो उनमें फिर जब ज़्यादा वेरिएबल्स हों, फिर उनकी हमें रिलेशनशिप देखनी हो, तो इस सिचुएशन में हम स्कैटर प्लॉट ड्रॉ करते हैं। इसी तरह फिर न्यूमेरिकल डेटा हमारे पास हो क्वांटिटेटिव, उनमें फिर जब हम जो है 5 नंबर समरी भी कहा जाता है इस बॉक्स प्लॉट को, मतलब कि एक ही साथ हम दो तीन चीज़ें देखना चाहें कि हम उसकी डिस्पर्शन भी साथ साथ देखें, साथ साथ उसका हम टेंडेंसी भी देखें, और साथ साथ उसके हम आउटलियर्स और जो उसकी शेप है वो देखें। तो ये तीन चार चीज़ें अगर हम देखना चाह रहे होते हैं, कंप्लीट पिक्चर जिसको कहें हम, तो तब हम न्यूमेरिकल डेटा, क्वांटिटेटिव डेटा पे हम बॉक्स प्लॉट यूज़ करते हैं। अब हम इनको वन बाय वन डिस्कस करके फिर इनकी डेटा पे इंशाल्लाह इस बेसिस पे वर्किंग करेंगे। तो फर्स्ट में हमारे पास है बार चार्ट, इसको रात हमने डिस्कस किया था, और जैसे मैंने आपको पहले बताया कि कैटेगोरिकल डेटा पे हम इसको यूज़ करते हैं, और उसमें होता क्या है, सिंपली इसमें बार्स बनती हैं जो लेंथ क्या शो करती हैं, करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज की वैल्यूज़ को वो शो कर रही होती हैं। और हम इसको यूज़ कब करते हैं, इसको यूज़ हम करते हैं जब जब हमारे पास कैटेगरिकल डेटा होता है, तब हम इसको यूज़ करते हैं। और ये हम कंपैरिजन करते हैं डिफरेंट कैटेगरीज की, कंपैरिजन करने के लिए भी हम बार चार्ट यूज़ करते हैं, जो कि हमें साइमल्टेनियसली या साइड बाय साइड में वो हेल्प आउट होता है उस चीज़ को कंपेयर करने के लिए। और जब हमारे पास सेपरेट ग्रुप्स में डेटा हो, ठीक है, तब भी ये यूज़ किया जाता है विजुअलाइजेशन के लिए। रियल वर्ल्ड की कुछ एप्लीकेशंस मैंने आप लोग की अंडरस्टैंडिंग को बिल्डअप करने के लिए यहाँ पे दी हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेडिकल यूसेज कंपैरिजंस होती हैं, ठीक है, एज ग्रुप की हम जब हॉस्पिटल पेशेंट्स की डिस्कशन करते हैं तो वहाँ पे भी हम डिफरेंट एज ग्रुप्स की कंपैरिजन करते हैं, तब भी बार चार्ट यूज़ होता है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ पे जो आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए दी हैं। अब हम आते हैं SPSS पे वर्किंग। ठीक है, तो ये कुछ मैंने इस तरह की इसकी वर्किंग बनाई है आप लोगों की अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए, कि एक छोटी सी एग्जाम्पल, एक क्वेश्चनर बनाया है। ठीक है, वो डेटा हमारे हमारे पास पड़ा हुआ है, ऊपर वो हमने दिया है। उसके बाद उस पे जो SPSS पे जो प्रोसीजर होगा वो कंप्लीट यहाँ पे बताया गया है कि मतलब किस तरह से हमें SPSS पे वो डेटा इनपुट करके हमें कौन से फंक्शंस पे जाना होगा, फिर उसकी स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसीजर लिखा है। कि यहाँ पे बड़ी मुश्किलात होती है कि अगर आपको ये अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी और डेटा का पता चल जाएगा तो आप उसको खुद ही इजीली रन कर सकेंगे। दूसरा, फिर उसकी जो मेन पार्ट है, ये आउटपुट आ जाएगा उसका, ये हम आपको बताएंगे किस तरह से आएगा। मैंने साथ साथ यहाँ पे स्लाइड में इसलिए दिया है कि जब आपको मैं इंटरप्रिटेशन और रिजल्ट्स की डिस्कशन भी बताना चाह रहा था, इसीलिए वहाँ पे तो हम रन करेंगे, बट क्योंकि इतना हमारे पास टाइम और इतना हमारी जो है ऑफलाइन में तो ये चीज़ें पॉसिबल होती हैं यहाँ पे इतना, तो इसीलिए मैंने इनकी रिजल्ट और डिस्कशन भी लिखी है कि आप एक अच्छी इंटरप्रिटेशन की जो है ना एक आइडिया ले लें, कि आप जब खुद ही करना चाहें तो आपको थोड़ी आसानी हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे बार चार्ट के केस में हमने एक एग्जांपल क्रिएट की है कि क्रिएट अ बार चार्ट टू रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स पेशेंट्स इन द कार्डियक सर्जरी डिपार्टमेंट फ्रॉम अ डेटा सेट विथ 426 पेशेंट्स। मतलब कार्डियक सर्जरी डिपार्टमेंट में हमारे पास 246 पेशेंट्स हैं, जिनकी फीमेल मेल और फीमेल्स में हमें डेटा को बाइफरकेट करके उसमें हमें बार चार्ट बनाना है, उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करनी है। तो हमारे पास कार्डिक सर्जरी के ऑलमोस्ट 426 पेशेंट्स का डेटा है। ठीक है, उसमें हमने मेल फीमेल का रेशो देखना है। अब ये डेटा हमारे पास क्या है, डेटा हमारे पास क्वालिटेटिव है। ठीक है, तो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के लिए हम सिंपली कहाँ चले जाएंगे, बार में चले जाएंगे। क्यों पाए में हम क्यों नहीं जा सकते, पाए में भी हम जा सकते हैं, बट पाए तब बेहतर होगा जब हम आउट ऑफ टोटल बताना चाहेंगे। यहाँ पे सिर्फ हम मेल फीमेल की एक तरह से कंपेरिजन भी कर सकेंगे उससे, तो इसलिए हम
बाहर की तरफ जाएंगे। ठीक है, वो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, मगर अच्छी अंडरस्टैंडिंग और वो फिर आपको रिलेटिव अप्रोच खुद ही थोड़ी इसमें करनी पड़ेगी इसका। अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ा डेटा बता दूं। मैंने रात शेयर भी किया था ग्रुप में, अगर आपके पास ओपन है सिस्टम स्पेसिस तो वो यहाँ पे ये स्लाइड आपको शो हो रही है। मैडम थोड़ा कंफर्म करेंगी, अभी जो मैं ऑन करने लगा हूँ डेटा ऑफ बार, ये शो हो रहा है स्लाइड में? नहीं, नहीं शो हो रहा। नहीं शो हो रहा? अच्छा एक मिनट। एक मिनट वेट करेंगे, ये स्पेसिस की फाइल ऑन हो रही है तो। ये थोड़ा टाइम लेती है ओपन होने में स्पेसिस की फाइल, जैसे आपको पता होगा कुछ मिनट्स में कुछ सेकंड्स में ये जैसे ऑन हो जाती है तो इसमें हम इसकी वर्किंग करेंगे। जी अब ये शो हो रही है स्पेसिस की। अ, जी बिल्कुल, अब शो हो रही है। जी हाँ। और अब ये स्पेसिस वाला वो जो स्लाइड थी वो नहीं शो हो रही मेरे ख्याल में। नहीं, अब नहीं शो हो रही। अच्छा, चलें इसको वर्किंग करते हैं साथ साथ, क्योंकि मुझे भी काफ़ी टाइम हो गया है चीज़ों को उस तरह से। तो हम बस हमारा मकसद है अंडरस्टैंडिंग बनाना। अच्छा, तो वहाँ पे जो हमने डिस्कस किया था कि बार चार्ट हम किस तरह बनाएंगे, तो हम बार चार्ट को बनाने के लिए हमारे पास क्वालिटेटिव डेटा हो जो कि हमारे पास है, हमने क्वेश्चन देखा। तो उसको क्रिएट करने के लिए हम सिंपली क्या करते हैं, एनालाइज में आएंगे, फिर हम डिस्क्रिप्टिव में जाएंगे, फिर फ्रीक्वेंसीज पे जाएंगे हम लोग। एक मिनट। पहले हम लोग एनालाइज पे आएंगे, फिर हमने डिस्क्रिप्टिव पे जाना है, फिर हम जाएंगे फ्रीक्वेंसीज पे। एनालाइज पे जाएंगे हम लोग, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स पे, फिर हम फ्रीक्वेंसीज पे आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास ये हमारा डेटा है जेंडर वाला, इसको हम लोग लेंगे। यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने इसको ग्राफ चार्ट्स पे जाना है। चार्ट्स पे हम जाके बार चार्ट को देखना चाहेंगे। अब इसमें हम फ्रीक्वेंसी देखना चाह रहे हैं या परसेंटेज, हम परसेंटेज फ्रीक्वेंसीज पे ही रहते हैं फिलहाल। इसको हम ओके करेंगे तो कुछ इस तरह का हमारे पास आउटपुट शो होगा। नजर आ रहा है आपको? जी जा रहा है। जी, कुछ इस तरह का आउटपुट हमारे पास बनेगा, मेल फीमेल। ठीक है, तो इसमें एक और चीज़ भी है इंटरेस्टिंग। आप इसमें क्या, इसमें फर्दर आउटपुट में भी चीज़ें आप लोग बना सकते हैं। किस तरह से, यहाँ पे जब आप डबल क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस नज़र आएगा। अब देखें यहाँ पे एलिमेंट में जाके आप इस, एक मिनट सॉरी, तो एक मिनट, ये एलिमेंट्स में जाके आप इसकी डेटा लेबलिंग कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमें ये बता देगा इसकी नंबर्स की तादाद भी। ठीक हो गया, शो हो रहा है सबको ये आउटपुट? जी जी शो हो रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ से हम फिर स्लाइड पे चले जाते हैं, क्योंकि ये आउटपुट मैंने यहाँ से वहाँ स्लाइड पे दे दिया है। तो अब हम स्लाइड पे चले जाते हैं। ये आपको सिंपली बताना था क्वेश्चन किस तरह से था हमारा, फिर उस पर हम डेटा
किस तरह से हम इस केसेस पे बनाते हैं और किस तरह से उसका आउटपुट हमारे पास आता है। अब हम आउटपुट को डिस्कस करेंगे। ये हमारा आउटपुट था, मेल और फीमेल आउट ऑफ 426 पेशेंट्स में से। अब जब इंटरप्रिटेशन की बात आती है तो इसको हम इस तरह से इंटरप्रेट कर सकते हैं कि मेल अकाउंट्स ऑफ 344 इसने बताया है यहाँ पे। और वहाँ पे जब मैंने आपको बताया था, आप वहाँ पे परसेंटेज पे अगर करेंगे तो ज़्यादातर ये चीज़ें, वो एक फंक्शन एक अच्छा था, वहाँ पे मज़ीद उसकी डिस्कशन है, वो आप वहाँ पे जाके उसको मज़ीद एक्सप्लोर कर सकते हैं चीज़ें। इन फिगर्स में अपने एंड पे आप चीज़ें इसकी ट्रेंड भी बना सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, एलिमेंट से आप इसके नंबर्स भी शो कर सकते हैं, इसके परसेंटेज भी शो कर सकते हैं। तो काफ़ी एक अच्छा रिप्रेजेंटेशन हो जाती है। अब इंटरप्रिटेशन की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे हम इसको इस तरह से कुछ इंटरप्रेट कर सकते हैं कि मेल अकाउंट्स ऑफ 344 पेशेंट्स, मतलब कि 80.75% हैं आउट ऑफ 100 में से। विथ फीमेल रिप्रेजेंट कितनी करी, 82 पेशेंट्स करी, जो कि 19.25% है। ठीक है। तो ये कुछ इसकी इंटरप्रिटेशन इस तरह से बनेगी। ये कुछ मजीद मैंने डिटेल्स दी हैं जो कि आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। एक एक्स एक्सिस जो है वो मेल फीमेल को शो करता है, वाई एक्सिस जो है हमारे काउंट्स को शो करता है, कर रहा है। द टॉलर बार फॉर मेल इंडिकेट हायर नंबर ऑफ सर्जरीज कंपेयर टू द फीमेल। ठीक है, ये रिजल्ट्स हैं और ये इसकी इंटरप्रिटेशन, रिजल्ट एंड डिस्कशंस हैं, इसको हम कह सकते हैं सेकंड को। और ये जो है आपकी इसकी इंटरप्रिटेशन होगी। सिंपली इस तरह से हम हर एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे कि एक हमने एग्जाम्पल जनरेट किया, उस पर स्पेसिस की किस तरह से वर्किंग हुई। जैसे मैंने आपको बताया कि हम पहले एनालाइज पे जाएंगे, फिर डिस्क्रिप्टिव पे, फिर फ्रीक्वेंसीज पे जाके हम इसके अंदर जो हमारे पास वेरिएबल होगा वो हम उसको ड्रैग करके जो हम सेलेक्ट करना चाहेंगे वो कर लेंगे। फिर हम ओके करेंगे तो हमारे पास बार चार्ट बन जाएगा। उसमें मज़ीद अगर हम चीज़ें ऐड करना चाहते हैं, नंबरिंग देना चाहते हैं, परसेंटेजेस या लेबलिंग करना चाहते हैं, या ट्रेंड दिखाना चाहते हैं, या कुछ और भी उसमें ऑप्शन है वो हम उसमें कर लेंगे। फिर जो हमारा आउटपुट आएगा उस पे हम इंटरप्रिटेशन, रिजल्ट डिस्कशन और रिजल्ट डिस्कशन करके उसकी इंटरप्रिटेशन बताएंगे। यहाँ तक अंडरस्टैंडिंग कुछ बनी आप लोगों की? जी बिल्कुल। जी जी, समझ में। अब्दुल करीम, आपकी आवाज़ ठीक नहीं आ रही। हम्म, जी, सर मैं आप कह रहा काइंडली, हूँ यहाँ तक अंडरस्टैंड। जी आप काइंडली मैसेज में अपना बात बता दें, क्योंकि आपकी आवाज़ नहीं आ रही, ठीक नहीं आ रही आपकी आवाज़। अब्दुल करीम, आप अपनी जो बात कहना चाह रहे हैं, अच्छा ठीक हो गया। अच्छा, तो हम आगे मूव करते हैं। आगे हमारा है पाई चार्ट। ठीक है। पाई चार्ट जैसे हमने डिस्कस किया था, पाई चार्ट जो है एक सर्कुलर ग्राफ की तरह होता है। उसमें हमारे पास एक स्लाइड्स आ जाती हैं, जब उसके हम डिवीजन करते हैं। अ, वो क्या करता है, वो कैटेगरीज एज कंट्रीब्यूशन टू होल बताता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि कैटेगोरिकल डेटा पे पाई चार्ट बना सकते हैं हम, बट वहाँ पे इसकी स्पेसिफिकेशन क्या है, इसकी स्पेसिफिकेशन ये है कि एज अ होल हम जब पार्ट्स की बात करेंगे तो तब हम इसको यूज़ कर सकेंगे। ठीक है। तो इसको यूज़, व्हेन टू यूज़ जो मैंने आपको बता दिया, कैटेगरी डेटा पे पार्ट्स ऑफ अ होल। और टोटल इसका आउट ऑफ वैसे 360 हमारा पार्ट बनता है, बट टोटल ऑफ 100 पे फिर उसकी डिवीजन बन सकेगी एज अ प्रोपोर्शन। रियल वर्ल्ड में अगर उसकी बात करें, कहाँ कहाँ ज़्यादातर ये यूज़ किया जाता है, ये पेशेंट्स की एज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन में, और पोस्ट सर्जरीज जब रिकवरी की बात आती है मेडिकल साइंस पे तब यहाँ यूज़ होता है। और प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन और कार्डियक सर्जरीज में जब हम बात करते हैं उनकी प्रोपोर्शन पे तब ये यूज़ किया जाता है। क्योंकि मैंने कार्डियक सर्जरी डेटा लिया है तो उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे कोड की हैं। अब हम इसकी प्रैक्टिकल की तरफ आते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल हमने बनाई है, क्रिएट अ बार चार्ट टू रिप्रेजेंट द प्रोपोर्शन ऑफ डिफरेंट कार्डिक सर्जरी प्रोसीजर्स परफॉर्म्ड ऑन 426 पेशेंट्स इन 224। मतलब कि 2024 में जो ये सर्जरीज हुई हैं 426, उनमें डिफरेंट टाइप की सर्जरीज होती हैं। आप जो मेडिकल फील्ड से हैं उनको पता होगा
कि कैबेज होते हैं, फिर वेल सर्जरीज होती हैं, ठीक है, उसके बाद फिर अरोटिक होती हैं, उसके बाद फिर जो है उसमें आपकी फर्दर और कैटेगरीज भी बन जाती हैं, ठीक है। तो उनकी हमने क्या करना है, हमने उन पे कैटेगरीज पे हमें उसकी डेटा को प्रेजेंट करना है। तो अब इसका प्रोसीजर क्या होता है, हम एनालाइज में जाएंगे डेटा को, जो हमारे पास डेटा होगा, और फिर देन डिस्क्रिप्टिव, फिर फ्रीक्वेंसीज पे जाएंगे, फिर वहाँ पे चार्ट पे जाके हम वेरिएबल को सेलेक्ट करके फिर हम उसकी जो है हम उसकी तरफ जाएंगे तो हमारे पास वो आ जाएगा। अब हम आ जाते हैं डेटा पे। पाई चार्ट का जो हमारे पास डेटा है वो कौन सा है, फिर हम उसको ओपन करते हैं, फिर हम उस पर अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे इंशाल्लाह। जी ये डेटा आ रहा है नजर सबको? मैडम सादिया, ये डेटा जो है स्पेसिस की फाइल में शो हो रहा है, केबिज वाला जी ऑपरेशन? जी बिल्कुल। जी अच्छा, बिल्कुल शो तो हो रहा है आपके हम SPSS की। यहाँ पे एनालाइज भी आएंगे, फिर डिस्क्रिप्टिव में चले जाएंगे, फिर फ्रीक्वेंसीज पे आएंगे, ठीक है। तो ये हमारा डेटा ऑपरेशंस का है, हमें इसकी क्लासिफिकेशन बतानी है। इसमें हम चार्ट्स पे आ जाएंगे, चार्ट्स में आके हमने पाई चार्ट की तरफ मूव करना है। इसमें फ्रीक्वेंसीज को लेते हैं और इसको हम ओके करते हैं। ओके करते हैं तो ये हमारे पास टेबल भी बता देगा साथ साथ कि इसमें अरोटिक कितने हैं, उसकी परसेंटेज ये है, केबिज इतने हैं, अदर्स इतने हैं, वेल्स इतने हैं, जो जो कैटेगरीज थी उनकी फ्रीक्वेंसीज बता दी है। हमारा कंसर्न क्या था, हमारा कंसर्न पाई चार्ट था, पाई चार्ट उसने इस तरह से दे दिया है, ठीक है। तो हमें पता तो चल रहा है कि कौन कौन सी चीज़ें क्या बता रही हैं, बट इसके लिए भी हमें टेबल देना होगा साथ के, हम पता पता कर सकें कि कौन सी चीज़ कितनी है। तो इसका बेहतर ये है कि आप इसको डबल क्लिक की तरफ जाएं, इसको एलिमेंट्स पे जाके इसको डेटा लेबलिंग कर दें आप, ठीक है। तो हमें एक अच्छी और एक अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी। साथ साथ इसके यहाँ परसेंटेजेस भी अगर देना चाहें तो वो भी हम इसमें दे सकेंगे इन एलिमेंट्स में जाके। फिर फर्दर इसके ऑप्शन यहाँ ऑन होंगे, आप जब अपने सिस्टम्स में करेंगे तो वहाँ एक परसेंटेज का ऑप्शन आएगा, वो साथ आप परसेंटेज भी इसमें दे सकेंगे, ठीक है। तो ये इसकी आउटपुट कुछ इस तरह से आएगी। अब इसी आउटपुट को मैंने उसमें स्लाइड में दिया हुआ है, हम फिर वहाँ उस तरफ चले जाते हैं, उसकी हम रिजल्ट एंड डिस्कशंस पे आके उसकी इंटरप्रिटेशन बनाएंगे हम लोग। तो ये कुछ जो है आउटपुट इस तरह का आपने देखा कि पेशेंट्स ये देखें ऊपर, पाई चार्ट ऑफ ऑपरेशन ऑफ कार्डिक सर्जरीज की ऑपरेशंस की जो क्लासिफिकेशन है, कैबिज इतने हुए हैं, और जो अरोटिक हैं इतने हैं, वेल्व इतने हैं, अदर्स इतने हैं, और इनकी ये कैटेगरीज बताई गई हैं। ये इस तरह का आउटपुट आया हमारे पास, फिर हम इसकी इंटरप्रिटेशन पे चले जाते हैं, ठीक है। तो पाई चार्ट की ये जो इंटरप्रिटेशन है किसकी है, कार्डिक सर्जरी पेशेंट्स की है। अब इसमें वन बाय वन ये रिजल्ट हैं। कैबेज जो है, हार्ट का जो उसकी होती हैं ऑपरेशन, उसमें सबसे ज़्यादा कैबेज होते हैं, ठीक है, ग्राफ्टिंग होती है उसमें। मोस्ट कॉमन प्रोसीजर पाया गया यहाँ पे, जैसे कि हमने देखा यहाँ पे, ठीक है। वेल सर्जरी जो है वो सेकंड मोस्ट फ्रीक्वेंट, ये वेल वाला सेकंड मोस्ट है, ठीक हो गया। अगर आप बेशक चाहें तो उसकी प्रोपोर्शन भी ऐड कर सकते हैं कि विद द नंबर ऑफ केसेस विद प्रोपोर्शन, जैसे हमने पहले डिस्कस किया, ये तो मैंने जनरली बता दिया है कि फर्स्ट पे ये सेकंड पे ये। और अरोटिक एंड अदर सर्जरीज आर मच रियर है, मतलब वो इनके कंपेयर में वो रियर आ जाती हैं, वो स्मॉल सेक्शंस को कवर करती हैं। और ओवरऑल अगर हम बात करें, द चार्ट हाईलाइट्स द डोमिनेट, क्या कि किस चीज़ को डोमिनेट कर रहा है, कि कैबेज को डोमिनेट कर रहा है रिलेटिव टू द अदर प्रोसीजर। मतलब इंटरप्रिटेशन इस तरह से हम बनाते हैं कि एक दो हाईलाइटेड फिगर्स को लेके हम सारी बात को बता देते हैं। पहले बेशक आप जो इसको लिखने का वे ये होता है कि आप जो भी आपके पास फाइंडिंग्स आई हैं उनको आप रिजल्ट एंड डिस्कशंस में बता दें स्टेप बाय स्टेप, जो स्मॉल है, फिर मीडियम है, लार्ज है, या जो भी बातें हैं, फिर उनकी जब इंटरप्रिटेशन की बात आएगी तो उसको हम एक समराइज फॉर्म में बता देंगे, या जो सिग्निफिकेंट बात हमें नजर आएगी। मिसाल के तौर पे यहाँ पे हमें जो बात नजर आई वो ये आई कि सारों में से जो है आपकी जो इम्पोर्टेंट बात कहें या जो मेन है वो कैबेज ही है, तो उसको हमने लास्ट में ओवरऑल में बता दिया, ठीक है, इट इज क्लियर।
आगे मूव करें हम लोग। जी बिल्कुल। अच्छा, तो सेकंड थर्ड पे हमारा हिस्टोग्राम। ठीक है, हिस्टोग्राम क्या होता है, इसके डेफिनेशन पे आते हैं कि ग्रुप ऑफ डेटा पॉइंट्स इनटू स्पेसिफाइड रेंजेस। इसमें होता क्या है, इसमें हमारे पास क्वांटिटेटिव डेटा होगा, फिर उसकी जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक डिस्ट्रीब्यूशन की क्लासिफिकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन की पिक्चर को देखने के लिए हम ग्राफिकल हिस्टोग्राम की तरफ चले जाते हैं, जिसमें रेंजेस बनती हैं, फिर उसकी रेंजेस, उन ग्रुप्स की रेंजेस बना के उसकी हमें वो फ्रीक्वेंसीज दे देता है, तो वो एक हमारा पूरा हिस्टोग्राम बन जाता है। तो हिस्टोग्राम यूज़ कब होता है, ये ज़्यादातर कंटिन्यूस क्वांटिटेटिव डेटा में, कंटिन्यूस डेटा पे ज़्यादातर जो है यूज़ किया जाता है। रियल वर्ल्ड इसके एप्लीकेशन हम देखें तो ज़्यादातर जो कोलेस्ट्रॉल लेवल जब टेस्टिंग वगैरह होती है उनकी जो है डिस्ट्रीब्यूशन हम देख रहे होते हैं, तो वहाँ पे ये यूज़ किया जाता है, या डायग्नोस्टिक ट्रेंड्स को हम देखना चाह रहे होते हैं किसी भी, तो उस पे भी ये हिस्टोग्राम यूज़ किया जाता है। इसकी एग्जांपल की तरफ आते हैं कि सेम उसी डेटा पे हम इसकी एग्जांपल लेते हैं, मगर हम जो वेरिएबल है वो दूसरा लेंगे यहाँ पे, कि create a histogram to represent the age distribution of cardiac surgery patients in 2024 from a data set of 426 patients। ये जो डेटा है ये इसमें हमने देखना है कि जो एज डिस्ट्रीब्यूशन है कि 426 पेशेंट्स में से कि कितनी एज के बंदों के पेशेंट्स हुए हैं, मिसाल के तौर पे कि 10 से 20 साल के जो उम्र के थे उनकी कितने ऐसे बंदे जिनकी मतलब प्रोसीजर्स हुए हैं, ऑपरेशंस हुई हैं। ठीक है, फिर 50 से 60 कितने थे, 60 से उनकी हमें सारी एक हिस्ट्री देखनी है, अकेले के एक सारी हमने उसकी डिस्ट्रीब्यूशन देखनी है। मतलब ठीक हो गया। तो अब हम इसकी स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर को हम देखेंगे। स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर हमें क्या बताता है कि एनालाइज पे जाएं आप, फिर फ्रीक्वेंट डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के पास की तरफ मूव करें, फिर फ्रीक्वेंसीज, वहाँ पे आप जाके अपना वेरिएबल सिलेक्ट करके आप ओके करें, तो आप जो है अपने हिस्टोग्राम को बना सकेंगे। अब हम डेटा फाइल ऑन करते हैं हिस्टोग्राम के लिए जो हमने ली है। एक मिनट में इसको कोशिश हमारी ये थी कि हम इस वर्कशॉप को ऑफलाइन करवाएं, बट कि इतने रिसोर्सेज और इतनी चीज़ें हमारे पास नहीं थी, तो बस अल्लाह पाक ने चाहा तो इंशाल्लाह चीज़ें टाइम टू टाइम आप लोगों की हेल्प से, आप लोगों के सजेशन से हम इनको जो है एक बेहतर तरीके से इन फ्यूचर कर सकेंगे, इंशाल्लाह करेंगे। तो एक अच्छा होता है, क्योंकि साथ साथ जब ज़्यादातर इसी तरह होता है कि साथ साथ सबके पास सिस्टम्स होते हैं और वो खुद भी कर रहे होते हैं डेटा को, तो फिर उनकी जो डिफ़िकल्टीज होती हैं डेफिनेटली वो साथ साथ जब होती हैं तो फिर एक अच्छी और बेहतरीन अंडरस्टैंडिंग बन जाती है। मगर चलें, फिर भी कुछ ना कुछ यहाँ से आप लोगों को सीखने को इंशाल्लाह ज़रूर मिल सकेगा। तो ये डेटा एज का है हमारे पास, जो हमारे पास 426 पेशेंट्स थे उनकी ये एज हमारे पास आई है कि उनकी एज क्या क्या थी। ठीक है, अब हमें इस एज की पे हिस्टोग्राम बनाना है। देखिए, जब मैंने आपको क्या कहा था, हिस्टोग्राम किसमें बनेगा, क्वांटिटेटिव डेटा पे, तो ये क्वांटिटेटिव डेटा आ गया। अब हमने जो इसका एसपीएसएस प्रोसीजर देखा वो क्या था, एनालाइज था, फिर डिस्क्रिप्टिव था, फिर क्या था, फिर फ्रीक्वेंसीज था। क्या था, फ्रीक्वेंसीज था, क्या था, फ्रीक्वेंसीज ही था। ठीक है, तो बेशक आप इसमें नॉर्मल कर्व उसको हम छोड़ देते हैं, हिस्टोग्राम। अब हमें यहाँ पे वेरिएबल लाजमी सेलेक्ट करना है, ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि हम चार्ट्स में जाके उसकी, तो हमने वेरिएबल सेलेक्ट किया, अब हम ओके करेंगे, तो हमारे पास ये एक टेबल बन गया उसका पूरा, और हम देखें नीचे देखेंगे हिस्टोग्राम बन गया हमारे पास। ठीक है, हिस्टोग्राम हमें बता रहा है कि 0 एज से 100 एज के दरमियान जो जो भी एजेस हैं उनकी हमें ये फ्रीक्वेंसीज बता रहा है, क्लियर पिक्चर दे रहा है हमें, पूरी पूरी जो पॉपुलेशन है ना उसकी क्लियर पिक्चर दे रहा है, एक डिस्ट्रीब्यूशन बना के हमें बताता है। ठीक है, किसकी, क्वांटिटेटिव डेटा की। ये हमारे पास रिजल्ट्स हैं। अब हम वही सेम प्रोसीजर्स पे स्लाइड पे आ जाते हैं और रिजल्ट डिस्कशन करेंगे, और फिर हम उसकी इंटरप्रिटेशन पे आ जाएंगे। तो स्लाइड्स की तरफ आते हैं दोबारा। तो ये हमारा देखें, ये जो मैंने आपको वहाँ पे बताया ना, एज ऑफ कार्डियक सर्जरी पेशेंट्स 224,
ये पूरी एक डिस्ट्रीब्यूशन बनी है। ये जो यहाँ पे लाइन आई है और ये जो इसकी ये लेबलिंग आई है ना, ये जिसमें मैंने आपको पहले बताया था, आप वहाँ पे जाके इसकी लेबलिंग सिंपली कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे इसका ये ऑप्शन भी आएगा, वहाँ उस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो आपके पास ये भी डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से बना देगा। ये आपका आउटपुट आ जाएगा हिस्टोग्राम का। फिर इसकी इंटरप्रिटेशन क्या होगी कि द हिस्टोग्राम शोज द एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्डियक सर्जरी पेशेंट्स रेंजिंग कितना, कहाँ से लेके 0 से लेके 100 ईयर्स तक की पूरी इसने बता दी है। बेशक होंगे नहीं 1 से 100 तक, बट उसके अंदर एक क्लियर पिक्चर बताने के लिए उसने हमें ये बता दिया है। उसके बाद जो है ये हमें बता रहा है कि जो एक स्मूथ कर्व भी हमें उसने दे दिया है एज का, ये वाला जो हमने बनाया है। ठीक है, अब यहाँ पे जब आप देखेंगे ना ऊपर, हमने जब ग्राफ देखा, मीन स्टैंडर्ड डेविएशन भी वो बता देता है इसके साथ। वो बेशक आप डिस्कस करना चाहें तो कर लें, ना करें तो कोई इशू नहीं है, वो आपके एंड पे है। तो वो मीन इसकी बताता है कि जो मीन है इसकी, मतलब ऑन एवरेज जो एज है वो 55 ईयर्स है, और इसकी जो स्टैंडर्ड डेविएशन है कितना, जो उसमें डिफरेंस है, जो उसकी डिस्पर्शन है वो 11 ईयर्स की डिस्पर्शन है ऑन एवरेज। मतलब इतना जो है डिस्टेंस आ रहा है मीन से हर एक उस एज पर्सन का, जो कि वेरिएबिलिटी और इसको बता रहा है। ये एक कह लें कि एडिशनल इंफॉर्मेशन है इसकी। लेकिन मेरी कोशिश यही थी कि सारी चीज़ों को मैं आपको बता दूं, इसीलिए मैंने ये चीज़ें यहाँ पे दे दी हैं। वो आपके एंड पे है कि आप कितनी अंडरस्टैंडिंग बना के अपनी रिसर्च को किस तरह से डिफाइन करें। लास्ट में जो उसकी मेन कहें ये डिस्कशन थी इंटरप्रिटेशन के, हिस्टोग्राम रिवील कंसंट्रेशन ऑफ पेशेंट्स इन द, बता रहा है कि जो ज़्यादातर कंसंट्रेशन है, मतलब जो पेशेंट्स की है वो कौन सी रेंज पे, 50 to 60। मतलब ज़्यादातर 50 to 60 के अंदर जो है ना वो पेशेंट्स, जो 50 to 60 के अंदर पेशेंट्स है ना, उनको जो हार्ट का मसला आ रहा है, उनकी जो है ना वो प्रोसीजर, उनकी ऑपरेशंस हो रही हैं। उन दूसरे लफ्जों में कहें कि उनको हार्ट अटैक आ रहा है। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन एग्जिबिट स्लाइड स्क्यू टुवर्ड ऑर्डर रेंज, मतलब ये एक अदर एडिशनल इंफॉर्मेशन है। स्लाइड स्क्यूड है, कह लें कि थोड़ा नॉर्मली है। ये एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है, फिर जब हम शेप्स पे आएंगे तब मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ तक क्लियर हुआ? जी जी अबू उजैर, जी। बिल्कुल जी क्लियर सर, है। क्लियर। अच्छा, तो अभी हमारे पास 2 मिनट्स ही हैं मेरे ख्याल में, सेकंड से फिर इसको स्टार्ट करें या इसको कैरी करें? चलें, इसका डायग्राम मैं आपको बता देता हूँ कि इसका जो है डायग्राम क्या होता है। फिर इसकी जब नेक्स्ट मीटिंग हम ज्वाइन करेंगे तो उसमें हम इसकी रिजल्ट डिस्कशंस को डिस्कस डिस्कस करेंगे। तो इसका डायग्राम फोर्थ नंबर पे हमारे पास ये है। अब इसके डेफिनेशन पे हम आते हैं कि इसका डायग्राम क्या हमें शो करता है। इसको हम आल्सो नोन जो है स्कैटर प्लॉट भी कहते हैं, स्कैटर ग्राफ भी कहते हैं इसको। जो है ये विजुअलाइजेशन के लिए यूज़ होता है कि जब हम रिलेशनशिप देखना चाह रहे होते हैं टू न्यूमेरिकल वेरिएबल्स के दरमियान। ये इसकी डेफिनेशन है थोड़ी। और अब यूसेज की बात करेंगे तो ये क्वांटिटेटिव डेटा भी यूज़ होता है जब हमारे पास दोनों वेरिएबल्स ज़्यादातर कंटिन्यूस हों, तब उन वेरिएबल्स पे हम क्वांटिटेटिव डेटा के उन वेरिएबल्स पे हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनाने में हमें ये हेल्पफुल रहता है। ये हमें साथ साथ ट्रेंड्स भी बताता है। ठीक है, कोरिलेशन भी हमें बताता है, और एक डिस्ट्रीब्यूशन का उन दोनों वेरिएबल्स के आपस में डिस्ट्रीब्यूशन का पैटर्न भी बताने में हेल्पफुल होता है। रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन की तरफ हम आते हैं तो जब मेडिकल पे हम देखें, जैसे फॉर एग्जांपल किसी भी दो वेरिएबल्स का रिलेशन हम देखें कि टू एक्सप्लोर द रिलेशन बिटवीन द ब्लड प्रेशर एंड कोलेस्ट्रॉल लेवल, एक पर्सन का हम देखें कि उसकी 10 साल में ब्लड प्रेशर का क्या ट्रेंड रहा और उसकी कोलेस्ट्रॉल लेवल क्या रहा, उनकी फिर आपस में हम आपस में रिलेशन देखें। तो इस तरह के रिलेशन के को बताने के लिए अगर ग्राफिकल में हम कहें तो हम स्कैटर प्लॉट के थ्रू हम वो इन दो वेरिएबल्स की हम एक ग्राफिकल विजुअलाइजेशन बता सकेंगे स्कैटर प्लॉट के थ्रू। So each point on the scatter plot represents the individual blood pressure and cholesterol level, allowing researcher to analyze whether higher cholesterol level with higher, मतलब हम इससे ये अंडरस्टैंडिंग आगे बता पाते हैं कि अगर एक बंदे का कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा गया है तो उसका जो है वो ब्लड प्रेशर भी ज़्यादा गया है। या इस तरह की कहानी हम बना सकेंगे कि अगर कुछ ऐसे बंदे थे 50% जिनका कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा होने पे उसका ब्लड प्रेशर कम हुआ, कुछ ऐसे थे। मतलब कि कहने का मकसद ये था कि दो न्यूमेरिकल वेरिएबल्स क्वांटिटेटिव की आपस में रिलेशनशिप